नमस्कार, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। 19वां अध्याय गतिमान है, जिसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलनों के विषय में बात कर रहे थे। इस अध्याय से जुड़ा हुआ एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बड़े विस्तार से समझा, उस पर विस्तार से चर्चा की। पिछला क्लास हमने समाप्त किया था गांधी इरविन समझौता या जिसे आप दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं, वहां पर। तो उसी से आगे की चीजों को हम इस पार्ट में कवर करेंगे और ये जो अध्याय है आपका 19वां अध्याय, इसे समाप्त करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली समझौता था या गांधी इरविन समझौता था, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या करेगी, प्रतिभाग करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। तो ये जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 29 मार्च 1931 को, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, ये कराची अधिवेशन विशेष रूप से दिल्ली समझौते को मंजूरी प्रदान करने के लिए ही आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस ने यहाँ पर दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया, जिसमें एक था मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ और दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से जुड़ा जुड़ा हुआ। ठीक है। पहली बार इस कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया गया कि पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। कराची प्रस्ताव वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, बाद के वर्षों में भी जो निरंतर बरकरार रहा। गोलमेज सम्मेलनों की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन की अनुशंसाएं स्पष्ट रूप से अपर्याप्त सिद्ध हुई और जो डिमांड भारतीय लोग कर रहे थे, उनकी वो डिमांड्स थी, उनकी जो मांग थी, वो पूरी नहीं हुई। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और रैमजे मैकडोनल्ड, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, इन्होंने गोलमेज सम्मेलन के आयोजन पर अपनी सहमति प्रदान की। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये कब से कब तक चला? ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच तक इसकी समयावधि रही। ठीक है। 12 नवंबर 1930 को इसका आयोजन हुआ। कांग्रेस के द्वारा पहले गोलमेज सम्मेलन का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। और जबकि मुस्लिम लीग की बात करें, हिंदू महासभा की बात करें, उदारवादियों का एक खेमा या एक दल, दलित वर्ग और भारतीय जो रजवाड़े थे, उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को अगर हम वर्गों में बांटें, तो तीनों ब्रिटिश दल इसमें सम्मिलित थे, चाहे लिबरल हो, चाहे कंजर्वेटिव हो। ठीक है। चाहे श्रमिक दल, लेबर पार्टी जिसको आप बोलते हैं, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, वे इसमें सम्मिलित थे। ये ब्रिटेन के थे। भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य जो थे, जो कि अंग्रेजी सरकार ने ही जिनको नॉमिनेट किया था, वो इसमें शामिल थे। और तीसरा वर्ग जो था वो भारतीय राजकुमार या उनके मनोनीत प्रतिनिधियों का था। तो ये तीन वर्ग थे जिन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सभी पक्ष या सभी जो प्रतिनिधि थे केवल अपने व्यक्तिगत हितों के पक्ष पोषण में लगे रहे। पहला गोलमेज सम्मेलन इसलिए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग प्रतिनिधि थे जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया था, चाहे ब्रिटिश दल की बात करें, चाहे हम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया था उनकी बात करें, ठीक है, वे सभी अपने अपने फायदे की बातें करते रहे। तो इस वजह से पहला गोलमेज सम्मेलन था जो इसका कोई भी एक सकारात्मक परिणाम निकल करके नहीं आया। तो 19 जनवरी 1931 को ये जो सम्मेलन था, बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में चलता है। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पे भाग लिया, हिस्सा लिया। गांधी जी 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए और जिस जहाज में बैठ करके ये गए थे उसका नाम था राजपूताना। ठीक है। राजपूताना नामक जहाज में 29 अगस्त 1931 को गांधी जी लंदन रवाना होते हैं। इनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी थे, जैसे महादेव देसाई हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, देवदास गांधी हो गए, घनश्याम दास बिड़ला और मीराबेन। ये इनके सहयोगी के तौर पे गांधी जी के साथ में जाते हैं। ब्रिटेन के दक्षिणपंथी खेमे ने, जिसका नेतृत्व विशेष रूप से चर्चिल कर रहा था, विंस्टन चर्चिल, तो भारत को रियायत देने की बात हो या भारत को स्वशासन देने की बात हो, तो उसका विरोध जो है ब्रिटेन के इस दक्षिणपंथी दल या दक्षिणपंथी खेमे के द्वारा किया गया, चर्चिल के द्वारा किया गया। इस समय पर जो भारत का गृह सचिव था, सैमुअल होवर, ये भी इसी विचारधारा से प्रभावित था। सरकार ने कांग्रेस को भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय लोगों का जो
प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो कांग्रेस ही कर रही थी। लेकिन ब्रिटेन का ये मानना था कि कांग्रेस जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं है। ये सभी लोगों की जो भी डिमांड है या सभी लोगों की जो विचारधारा है उसको साथ लेकर के नहीं चल रही है। इस वजह से इसकी बातें नहीं मानी जाएँगी। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो जाता है, जिसमें मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, दलित हो गए, इनके पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर एक समस्या पैदा होती है। और भारतीय रजवाड़ों की बात करें तो वो भी एक संघ बनाने के मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा इस संबंध में थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस घोषणा के तहत 2 मुस्लिम प्रांत, जिसमें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध, ठीक है? इनके गठन के संबंध में काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी, तो इसके गठन के बारे में बात की गई। रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा के तहत भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना की जाएगी, ये बात इसमें कही गई। और 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा, जो किस-किस से संबंधित होंगी? वित्त से जुड़े हुए मामलों से संबंधित, मताधिकार से संबंधित और राज्यों के गठन से संबंधित, ठीक है? तो ऐसी 3 विशेषज्ञ समितियों का, कमेटियों का गठन किया गया। सम्मेलन में भारतीयों की जो मुख्य मांग थी, वो थी स्वतंत्रता, ठीक है? स्वशासन जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। तो 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट आते हैं और 29 दिसंबर 1931 को कांग्रेस की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर दोबारा से स्टार्ट करने का निर्णय लिया जाता है। और ये निर्णय इसीलिए लिया गया कि जो भारतीयों की मुख्य मांग थी स्वशासन या स्वराज, उस पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया गया था। इसके बाद में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ना ही गांधी जी ने भाग लिया। इसकी अनुशंसाएं मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित होती हैं और अनुशंसाओं के विश्लेषण के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। और इसी संयुक्त समिति के द्वारा फरवरी 1932 में एक बिल पेश किया जाता है, एक बिल का प्रारूप पेश किया जाता है और यही विधेयक या यही बिल जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में सामने आता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में सरकार का जो रुख था या सरकार का जो रवैया था, वो किस तरीके से बदला? अ, गांधी जी को पुनः आंदोलन करने की अनुमति सरकार के द्वारा नहीं दी गई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो रहा था, उसको स्टार्ट करने की जो परमिशन थी वो सरकार के द्वारा नहीं दी गई। कांग्रेस की सद्भावना या सहयोग आवश्यक नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि कोई भी काम या उन्हें अपनी नीतियों को संचालित करने के लिए या अपनी नीतियों को भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस के सहयोग की या कांग्रेस की सद्भावना की या कांग्रेस के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित होने या ग्रामीण क्षेत्रों में उसके प्रचार प्रसार करने को अनुमति नहीं दी। सविनय अवज्ञा पुनः प्रारंभ की घोषणा के बाद में वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया 31 दिसंबर 1931 को। और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन को असीमित और मनमानी शक्तियां देने वाले अनेक अध्यादेश सरकार के द्वारा जारी किए गए, जिसमें विशेष रूप से नागरिक सैनिक कानून यहाँ पर उल्लिखित किया जाता है। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। जनता की प्रतिक्रिया क्या रही? सरकारी दमन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया जा रहा था, उसको सरकार ने दमनात्मक रुख उसके प्रति इख्तियार किया। उसको दमन करने के लिए, उसको रोकने के लिए सरकार ने अलग-अलग नीतियाँ अपनाई। तो इससे जनता का क्या रिएक्शन रहा वो देखते हैं। सरकारी दमन के खिलाफ जनता में बहुत रोष उत्पन्न हुआ। शराब और विदेशी कपड़ों की जो दुकानें थीं, उन पर धरने प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, अहिंसक प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया, नमक सत्याग्रह किए गए, वन कानूनों का उल्लंघन किया गया, गुप्त रेडियो की स्थापना की गई, ठीक है, कम्युनिकेशन बनाने के लिए झंडे का प्रतीकात्मक रोहण किया गया। और कश्मीर और अलवर में लोगों की तीव्र जन प्रतिक्रिया देखने को मिली। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, इन सभी घटनाओं को देखते हुए। इसके बाद में आता है आपका सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता। ये सांप्रदायिक निर्णय के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय, या जिसको आप कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये आता है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है। और ये जो सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड था, ये भारतीय मताधिकार समिति, जिसको लोथियन समिति के नाम से भी जाना जाता है, उसकी सिफारिशों के आधार पर लाया गया था। इसके जो प्रमुख प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, उसको देखते हैं। इसके तहत क्या किया गया? दलित वर्ग
सहित अल्पसंख्यक जिनमें मुस्लिम आते थे, सिख आते थे, यूरोपीय आते थे, उनके लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र और सीटों की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। एंग्लो इंडियंस की बात करें, भारतीय ईसाइयों की बात करें या स्त्रियों की भी बात करें, तो इनको भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार यहाँ पे दिया जाता है कम्युनल अवार्ड के ज़रिए। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि कम्युनल अवार्ड के ज़रिए या सांप्रदायिक अधिनिर्णय के ज़रिए भारत को जातीय स्तर पर, धर्म या संप्रदाय के स्तर पर बाँटने का प्रयास किया गया। विभाजन की जो एक कह सकते हैं सोच थी, किसकी? ब्रिटिश सरकार की, वो यहाँ पर परिलक्षित होती है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर के शेष सभी प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई। बंबई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 स्थान मराठों के लिए आरक्षित किए गए। दलितों को सामान्य और विशेष निर्वाचन क्षेत्र, चाहे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, चाहे विशेष निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, दोनों जगहों पर उनको वोट देने का अधिकार दिया गया और ये व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की गई। दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा दी गई। कांग्रेस का इस पर क्या सोचना था? कांग्रेस कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनिर्णय से गहरी असहमति रखती थी। उसने निर्णय को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार करने का निर्णय लिया। एक तटस्थ पक्ष जो है वो कांग्रेस का देखने को मिलता है। गांधी जी ने इस अवार्ड को राष्ट्रीय एकता और भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। उन्होंने मांग की कि दलित प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है, जिसकी व्यवस्था इस कम्युनल अवार्ड में की गई है, इसका निर्वाचन आत्मनिर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये गांधी जी की डिमांड थी। यद्यपि उन्होंने दलितों के सीटों की आरक्षण संबंधी मांग का विरोध नहीं किया, ये भी याद रखेंगे, ठीक है? उन्होंने हालांकि जो आरक्षण दिया गया था, अलग सीटें दी गई थी, जो डिमांड कर रहे थे दलित, उनको उनकी ये जो डिमांड थी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन जो संप्रदाय के आधार पर जो अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, उसको उन्होंने कहीं न कहीं भारत भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार की बात करें या भारत में विभाजन की बात करें या भारतीय समाज को बाँटने की बात करें, तो इसके रूप में उन्होंने इस चीज़ को लिया। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, जिसकी समाप्ति के फलस्वरूप पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। ठीक है? पूना समझौता देखते हैं। 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ किस-किस के बीच में? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। कहाँ पर? यरवदा जेल, जो कि पुणे में है। यहाँ पे ये समझौता होता है। प्रमुख बातें इस समझौते की क्या थी? कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति पर दोनों पक्ष जो है सहमत हो जाते हैं। चाहे गांधी जी हों, चाहे अंबेडकर हों। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 147 सीटों का आवंटन सॉरी 147 सीटों का आवंटन यहाँ किया जाता है। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं की बात करें या स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात करें, तो ये व्यवस्था जो है पूना समझौते के तहत की जाती है। सरकार ने पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मान करके स्वीकार कर लिया। ये सरकार के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए जो 18% सीटें प्रदान की गई थी और दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। ठीक है? पूना पैक्ट का दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा? दलित वर्ग को कई राजनीतिक अधिकार इससे मिले, लेकिन कई राजनीतिक अधिकारों को अ, यहाँ पर ग्रहण करने के बावजूद इस समझौते ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो थी, उसको अंधकार का जो युग चला आ रहा था काफ़ी टाइम से, उसको जारी रखा। क्योंकि अलग से इनको एक व्यवस्था दे दी गई, अलग से इनको कुछ रियायत दे दी गई, तो इससे जो समाज में सामान्य जातियाँ जो थीं, ऊपर वाली और निचले तबके की जो जातियाँ थीं, उनके बीच का जो गैप था, वो कम नहीं हुआ, ये और बढ़ गया। ठीक है? और ये दलितों के उद्धार के अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं कर पाया। संयुक्त निर्वाचक वर्ग और इसका दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारी समिति ने संयुक्त निर्वाचक व्यवस्था और आरक्षित सीट के प्रावधान को समाप्त करने की मांग की और इसके स्थान पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लागू करने को इसके द्वारा कहा गया। इसके बाद में स्टार्ट होता है गांधी जी का हरिजन अभियान। ठीक है? सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना होती है। ठीक है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना होती है, क्योंकि गांधी जी अस्पृश्यता की जो समस्या थी भारतीय समाज में, छुआछूत की जो समस्या थी, उसको बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे। वे इसके प्रबल विरोधी थे। जनवरी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र गांधी जी के द्वारा निकाला जाता है और 7 नवंबर से लेकर के जुलाई 1934 तक, 7 नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक पूरे देश में गांधी जी के द्वारा हरिजन यात्रा जो है वो शुरुआत की जाती है। लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी के द्वारा पूरे देश में की गई, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वर्धा से हुई थी। यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि इस यात्रा की शुरुआत वर्धा से हुई।
वर्धा से क्यों हुई? क्योंकि 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को छोड़ दिया था और एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता तब तक वे साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये वर्धा में थे और वर्धा से ही इस हरिजन यात्रा की शुरुआत होती है। दलितों को जो हरिजन कहा जाता है, ये नाम गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। दलितों को हरिजन नाम जो था वो किसने दिया? गांधी जी ने दिया। 8 मई और 16 अगस्त 1933 को गांधी जी 2 बार अनशन पर बैठे। कट्टरपंथियों के द्वारा गांधी जी के इस कृत्य का विरोध किया गया। जो अनशन गांधी जी के द्वारा की जा रही थी, उसका विरोध जो हिंदू कट्टरपंथी थे उनके द्वारा किया गया और वो ये मानते थे कि कहीं न कहीं गांधी जी जो हैं वो हिंदूवाद पर कुठाराघात कर रहे हैं। सरकार द्वारा इन तत्वों को सपोर्ट किया गया, जो कहीं न कहीं गांधी जी का विरोध कर रहे थे। सरकार के द्वारा भी इनको थोड़ा सहारा दिया गया, सपोर्ट दिया गया और इसी के मद्देनज़र अगस्त 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक को गिराया गया। यानी दलितों के मंदिरों में प्रवेश की बात चल रही थी। गांधी जी दलितों के उद्धार के समर्थक थे। तो क्योंकि सभी जातियों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो एक विधेयक लाया गया था, मंदिर प्रवेश विधेयक। तो क्योंकि कट्टरपंथी जो थे, हिंदू कट्टरपंथी थे, वो कहीं न कहीं गांधी जी के इस कार्य का विरोध कर रहे थे, तो इसी के मद्देनज़र सरकार ने भी इनको सपोर्ट करते हुए कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली कि जो मंदिर प्रवेश विधेयक था, जो कि दलितों को कहीं न कहीं एक अधिकार देने से संबंधित था, उसको गिरा दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में। बंगाल में कट्टरपंथी हिंदू विचारों ने पूना समझौते के द्वारा हरिजनों को हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की अवधारणा का भी विरोध किया। गांधी जी ने कहा था कि शास्त्र जो हैं वो छुआ-छूत की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन यदि वे ऐसी अवधारणा या ऐसा कॉन्सेप्ट प्रदर्शित करते हैं, तो हमें इन शास्त्रों की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए। गांधी जी अस्पृश्यता निवारण के मुद्दे को अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोज जैसे मुद्दों के साथ जोड़ने के पक्षधर नहीं थे। हालांकि गांधी जी चाहते थे कि समाज से छुआ-छूत की जो समस्या है, ये बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन अंतर्जातीय विवाहों की बात करें या अंतर्जातीय भोज, सामूहिक भोज जो होते हैं, ऐसे मुद्दों की बात करें तो वे इसको अस्पृश्यता को इन मुद्दों के साथ जोड़ने के पक्षधर नहीं थे। वो इसको इसके साथ जोड़कर नहीं देखते थे। वर्ण व्यवस्था का हालाँकि गांधी जी के द्वारा समर्थन किया गया, ठीक है? जो भी प्राचीन काल से चला आ रहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसे जो वर्ण व्यवस्था है इसको सपोर्ट किया गांधी जी ने। तर्क क्या था गांधी जी का इस व्यवस्था के समर्थन के पीछे कि छुआ-छूत की जो समस्या है, ये जाति प्रथा के कारण नहीं है, बल्कि समाज में जो ऊंच-नीच का भेद हो रहा है, लोगों की जो सोच है, ये ऊँचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस तरह की जो सोच है, वो इस अस्पृश्यता का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है? गांधी जी ने छुआ-छूत के समर्थक दकियानुसी प्रतिक्रियावादी हिंदुओं को सेनापति के नाम से संबोधित किया। वास्तव में गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी ने अपने हरिजन अभियान में केवल हरिजनों के लिए ही कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये समझाने का प्रयास किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि जब कोई जन आंदोलन नहीं चल रहा है या शून्यता का समय है या जन आंदोलन की निष्क्रियता का समय है या जन आंदोलन समाप्त हो गया है, तो लोग जो हैं वो स्वयं को रचनात्मक कार्यों में किस तरीके से लगा सकते हैं और समाज की भलाई के लिए किस तरीके से अलग-अलग कार्य कर सकते हैं। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में वैचारिक भिन्नताएं या जो समानताएं थी उनको थोड़ा सा देखते हैं और इसी के साथ में ये जो है लास्ट आपका टॉपिक है इस अध्याय का, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होगा। गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के बीच में कई मामलों में जो विचार हैं वो एक जैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन कई मामलों में समान विचार होने के बाद भी सामाजिक सुधार के तरीकों की बात करें, राजनीतिक स्वतंत्रता के मुद्दे की बात करें, तो उनमें गहरे मतभेद भी मौजूद थे। हालांकि दोनों चाहते थे कि समाज में ये जो जाति व्यवस्था या ये जो अस्पृश्यता है या दलितों की जो हीन दिशा है, इसमें सुधार हो, लेकिन दोनों की जो थिंकिंग थी या काम करने के तरीके थे इस मुद्दे का हल निकालने के लिए वो अलग-अलग थे। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता की बात जब भी होगी तो स्वतंत्रता कभी प्रदान नहीं की जाती, कोई देता नहीं है किसी को स्वतंत्रता। ये सत्ता में ही निहित होती है, ये गांधी जी का विचार था स्वतंत्रता को लेकर के, जबकि अंबेडकर इस मुद्दे पर अलग सोचते थे। अंबेडकर उम्मीद करते थे कि स्वतंत्रता जो है वो शासकों के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है? अंबेडकर स्वतंत्र भारत के लिए संसदीय व्यवस्था चाहते थे और गांधी जी जो थे कहीं न कहीं संसदीय व्यवस्था के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक रुख नहीं रखते थे। अंबेडकर का विचार था कि भारतीय एकता औपनिवेशिक राज्य के द्वारा लागू ब्रिटिश विधिक व्यवस्था के उपोत्पाद के रूप में यहाँ पे प्रचलित हुई थी। गांधी जी ये मानते थे कि राजनीति में भारतीय एकता और अखंडता का पहलू जो है वो नजर आता है। ठीक है, अंबेडकर का विचार था कि जो भारत में एकता की भावना है वो कब आई? औपनिवेशिक शासन जब भारत में लागू हुआ, उसके बाद में ब्रिटेन के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा जो भी कानून लाए गए या जो भी विधिक व्यवस्था की यहाँ पे शुरुआत हुई, उसके एक प्रोडक्ट के रूप में जो है भारतीय एकता यहाँ पे निकल कर के सामने आती है। गांधी जी
की राजनीति में अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि भारतीय एकता और अखंडता का पहलू जो है वो भारत में बहुत पहले से रहा है। गांधी जी की दृष्टि में ग्रामराज रामराज है, जबकि अम्बेडकर ये मानते हैं कि भारतीय ग्राम व्यवस्था पर अभिमान करने की अपेक्षा हमको शर्म करनी चाहिए। अच्छा, उनका पर्सपेक्टिव क्या है ये सोचने का कि भारतीय ग्राम व्यवस्था पर हमको एक गर्व की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, हमको शर्म आनी चाहिए। तो इसके पीछे का तर्क ये है क्योंकि अम्बेडकर जिस वर्ग से आते थे, उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियों का सामना किया था, है ना? और हम भी देखते हैं, आधुनिक समय में भी देखते हैं, तो जो गाँव हैं, गाँव में ही जाति व्यवस्था आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में अपने चरम पर है ना? तो इस वजह से वो कहते थे कि अभिमान करने की अपेक्षा हमें इस ग्राम व्यवस्था पर शर्म करनी चाहिए, ठीक है? परिवर्तन, सुधार और एकीकरण के मामले की बात की जाए, तो दोनों व्यक्तियों का मत एक ही था। चाहे परिवर्तन की बात करें, सुधारों की बात करें, एकीकरण की बात हो, तो ये उचित शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अच्छी एजुकेशन लोगों को दी जाए, तभी लोग क्या हो सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं समाज में, समाज सुधार में संलग्न हो सकते हैं और समाज के एकीकरण को भी आसानी से किया जा सकता है, अगर लोगों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। तो इस मुद्दे पर कहीं न कहीं ये दोनों लोग जो हैं वो एक मत दिखाई देते हैं। गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का नाम बदला था और नाम बदल करके इन्होंने इसका नाम रखा हरिजन सेवक संघ, क्योंकि गांधी जी के द्वारा ही दलितों को हरिजन शब्द दिया गया था। तो अंबेडकर ने ये कह करके संगठन छोड़ दिया कि गांधी जी के लिए अस्पृश्यता का जो मुद्दा है मात्र एक मंच है, वो एक मंच के रूप में वे इसको प्रयोग कर रहे हैं। ये उनके लिए एक सजग कार्यक्रम का जो महत्व है वो नहीं रखता है। गांधी और अंबेडकर धर्म की स्वतंत्रता पर एक मत थे, ठीक है? लेकिन इसमें भी थोड़ी-सी भिन्नता थी। धर्म स्वतंत्र होना चाहिए, ये बात दोनों मानते थे। लेकिन अंबेडकर राजनीति को धर्म से पृथक करने के पक्षधर थे। यानी धर्म अलग होना चाहिए, राजनीति अलग होनी चाहिए। राजनीति को धर्म से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये अंबेडकर का मानना था, जबकि गांधी जी राजनीति और धर्म को पृथक करने के पक्षधर नहीं थे। उत्पादन के मशीनीकरण और भारी मशीनों के उपयोग पर गांधी और अंबेडकर में मत भिन्नता देखने को मिलती है। गांधी जो थे वो मशीनीकरण के विरोधी थे। उनका मानना था कि मशीनीकरण से कहीं न कहीं जो हमारे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जिससे भारत के एक बड़े वर्ग को रोज़गार मिलता है, वो कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगा। जबकि अम्बेडकर मशीनीकरण और भारी मशीनों के प्रयोग के पक्षधर थे। गांधी अम्बेडकर के वेदों और ग्रंथों को छोड़ने के आह्वान से भी सहमत नहीं थे। अछूतों की बात करें तो अछूतों के संबंध में अंबेडकर अछूतों को मानते थे राजनीतिक अल्पसंख्यक, और गांधी जी की नज़र में जो अछूत थे वे हिंदू समुदाय का ही एक अभिन्न अंग थे। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि दोनों में सामाजिक बुराई और औपनिवेशिक अत्याचार को लेकर के समान आकुलता है। दोनों ही चाहते हैं कि सामाजिक बुराई समाप्त होनी चाहिए। गांधी जी भी यही चाहते हैं, अम्बेडकर भी यही चाहते हैं। औपनिवेशिक अत्याचार की समाप्ति होनी चाहिए। गांधी जी भी यही चाहते हैं, अम्बेडकर भी यही चाहते हैं। लेकिन दोनों के अपने अलग-अलग तरीके हैं और दोनों अपने-अपने सिद्धांतों के आधार पर अपने-अपने जो भी उनका विचार है उसके आधार पर इस समस्या का समाधान करना चाहते थे। ठीक है? तो ये हो गया आज का सेशन और इसी के साथ में आपका जो 19वाँ अध्याय है वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। 20वें अध्याय के साथ में आज ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।